नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन, 5 दिन की गराजी की बुनियादी वजह यह है कि मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैंने कोई वीडियो लोड नहीं की। आज कुल था, कुल के बाद मैं आज वीडियो लोड करवा रहा हूँ। आज मेरी बातचीत का महवर, मेरी बातचीत का मनसा है, जो मेरी बातचीत का जो महवर है वो सेनेट इंतखाबात हैं। सेनेट इंतखाबात एक अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के जिन उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं उनकी जांच पड़ताल के बाद आज फाइनल लिस्ट जारी कर दी। सबसे बड़ी अहम तब्दीली पंजाब में हुई है। पंजाब में पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की कोशिशों से हुकूमत और अपोजिशन के उन उम्मीदवारों के कागजात वापस हो गए कि जिनको वो इलेक्शन से रिटायर किया जाना था। उनकी रिटायरमेंट के बाद सेनेट की 11 नशस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब हो गया। यहाँ पर ऐसा लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक पेज पर हैं। ये चौधरी परवेज़ इलाही की शख्सियत है कि जिनकी कोशिशों से इलेक्शन बिला मुकाबला हो गया। कोई आर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, कोई लोग ख़रीदे नहीं गए। चौधरी परवेज़ इलाही ने आसिफ अली जरदारी से बात की तो पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार विड्रा कर लिया। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बात की तो उन्होंने भी जो मुतबादल उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इसी तरह PTI ने भी ले लिए। बहरहाल 11 नशस्तों में से एक नशस्त हुकूमती इताअत को फालतू मिली है, बाकी तकरीबन बराबर हैं। लेकिन एक बात बड़ी अहम हुई है कि कामल अली आगा बहुत खूबसूरती के साथ सेनेट के रुकन मंतखब हो गए हैं। ये तीसरी बार गालबन वो रुकन मंतखब हुए हैं और ये चौधरी परवेज़ इलाही की मैनेजमेंट ही थी कि हुकूमत मजबूर हो गई कामल अली आगा को इलेक्ट होने में मदद देने में। दूसरी तरफ आप बात देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम में जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा मोहम्मद अफलाक के साथ ज़्यादती की गई, वहाँ उन्होंने ये आम कारकुन लोगों को भी वो टिकट दिया। उनमें जनाब इरफान सिद्दीकी साहब का नाम नुमाया है। मैं इरफान सिद्दीकी साहब को बहुत अरसे से जानता हूँ। उनकी ज़िंदगी का तवील वक्त दरसो तदरीस में गुजरा है। 25 साल से ज़ायद उन्होंने सर सैयद स्कूल में, सर सैयद कॉलेज में लोगों को पढ़ाया। उसके बाद सहाफ़त के साथ वो मुंसलिक हुए। उन्होंने मारकातुल रा कालम लिखे, नवाए वक्त जंग और दीगर अखबारों में के साथ वो वाबस्ता रहे। उनके बारे में ये भी कहा है कि वो कहा जाता है कि वो शोला आग लगा देने वाली तकारीर लिखने के वो माहिर रहे। यही वजह है कि नवाज़ शरीफ उनके हाथ की लिखी हुई तकारीर को पढ़ना पसंद करते हैं। वो उनको
इसी लिहाज से अपने बहुत करीब तस्वर करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ की बाज़ मारका तो ला रहा तकारीर इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखी। इरफान सिद्दीकी साहब साबिक सदर रफ़ीक तारण के प्रेस सेक्रेटरी भी रहे। फिर वो मुस्लिम लीग नून के उस हाई लेवल के मशावरती ग्रुप में शामिल थे जो नुमाया मियाँ नवाज शरीफ को आइंदा की सियासत के बारे में मशवरे देता था। शायद उनकी यही तर्ज जो था, तर्ज सियासत, यही जो सोच थी, इस वजह से एक बार ये कलम की सियासत करने वाले इस शख्सियत को मौजूदा हुकूमत के लोगों ने हथकड़ियाँ लगाईं और एक ऐसे शख्स को हथकड़ियाँ लगाई, एक ऐसे जुर्म में, एक ऐसे इल्ज़ाम में उनको हथकड़ियाँ लगाई जिस पर शर्म आती है। लेकिन बहरहाल उन्होंने जुर्रत के साथ इनका मुकाबला किया। उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं, उन्होंने कॉलमों के मजमूए उनके शाया हुए हैं। वो जब लिखते हैं तो उनके सामने अल्फाज बात बांध खड़े होते हैं। वो बड़े, उनके क़ारीन की तादाद, कालमों के क़ारीन की तादाद सैकड़ों नहीं लाखों है, यही बात है। लेकिन उन्होंने कुछ अर्सा से गोशा नशीन हो गए थे, लेकिन मैंने नहीं समझता कि वो गोशा नशीनी में कोई काम नहीं कर रहे होंगे। उनका कलम मुस्तरब रहता होगा, कुछ ना कुछ लिखते रहते होंगे। और मेरा ख़्याल ये है कि वो नवाज शरीफ के अरूजो ज़वाल पर कुछ ना कुछ उन्होंने मैटर लिख रखा है और मुनासिब मौके पर वो कभी मंजर आब पर आया। पर उनका शुमार मुस्लिम लीग नून के हार्ड लाइनर्स में होता है। वो 2018 में भी उनको टिकट मिल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि वो टिकट ना हासिल कर सके, तो विड्रा कर गए। अब की बार तो उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया। लंदन से मियाँ नवाज शरीफ का उनके लिए फ़ोन आया तो उन्हें कहा गया कि आप हंगामी तौर पर कागजात नामजदगी जमा कराएँ। वो कागजात नामजदगी जमा कराने चले गए। एक टेलीफोन इनके लिए आया, दूसरा टेलीफोन मुशाहिदुल्लाह खान के लिए आया। मियाँ नवाज शरीफ ने मुशाहिदुल्लाह खान के साहबजादे अफनान उल्लाह से पूछा कि मुशाहिदुल्लाह की सेहत कैसी है, तो उन्होंने एग्जैक्टली पोजीशन बता दी कि उनके दिन, हम तो दिन गिन रहे हैं, वो दिनों के मेहमान हैं। तो 15-20 मिनट बाद दोबारा उन्होंने फ़ोन किया और उन्हें कहा कि आप भी अपना टिकट जमा करा दें। फिर एक ऐसी तब्दीली आई कि परवेज़ रशीद, जो मुस्लिम लीग नून के बड़े हार्ड लाइनर हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। ये मुशाहिदुल्लाह खान की भी वफ़ात हो गई। अब का एक तसर ये है कि शायद मुशाहिदुल्लाह खान की जगह इरफान सिद्दीकी साहब को टिकट दिया गया है। कुछ तासर ये भी है कि शायद उनके बेटे को उनकी जगह टिकट दिया गया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि परवेज़ रशीद के कागजात मुस्तरद होने की वजह से अफनान उल्लाह को टिकट दिया गया। बहरहाल जिनको भी टिकट दिया गया उसमें इरफान सिद्दीकी साहब का पार्लियामेंट तक पहुंच जाना, एक आम कारकुन का, एक आम मिडिल क्लास के दानश्वर का असम्बली तक पहुंच जाना एक बड़ा वाक़या है, एक बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने जिन 2-3 ऐसे अशख़ास हैं जिनको टिकट दिया है, तो ये एक बड़ा खुशगवार और अच्छा फ़ैसला किया है और इसकी हर तरफ से तारीफ़ की जाती है। सादिया अब्बासी भी एक बाकमाल शख्सियत हैं जो नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ती रही हैं। इसी तरह साजिद मीर मुसलसल मुस्लिम लीग नून के साथ चल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून वालों ने एक बड़ी ज़्यादती की है। उन्होंने पार्टी के चेयरमैन को नज़रअंदाज कर दिया है। अगर किसी पैरा ट्रूपर को वो टिकट ना देते तो राजा मोहम्मद ज़फ़र के लिए टिकट की गुंजाइश पैदा हो सकती थी। लेकिन राजा साहब जैसा भी दिलेर आदमी कोई नहीं होगा कि उन्होंने उफ तक नहीं की और उन्होंने पार्टी का भरम रखा
और कहा कि मैंने 2 माह पहले ही कह दिया था कि मुझे टिकट ना दिया जाए। बहरहाल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं चौधरी परवेज़ इलाही, मुबारकबाद में उसके मुस्तहिक वो तमाम सियासी लीडर हैं जिन्होंने बिला मुकाबला इंतखाब होने में मदद की। इससे बड़ी सबसे ज़्यादा तो घमसान की लड़ाई अब खैबर पख्तूनख्वा में होगी और दूसरा बलूचिस्तान में भी होगी, लेकिन सिंध में तो बड़ी सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशतर नशस्तें जीत जाएगी। बहरहाल ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा कि अब सीक्रेट वोट को जनाब वो जो पीटीआई चाहती थी कि सीक्रेट वोट को ओपन बैलेट पेपर में तब्दील कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है और कहा जा रहा है कि वो 27 फरवरी तक उसका फ़ैसला कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात का इंदिया तो दे दिया गया है कि ये एक आइनी मसला है जिसे पार्लियामेंट की सतह पर ही हल किया जा सकता है। जिस तरह पीटीआई चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए वो इसको ओपन बैलेट में करवा दे, उसे अब शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल ये पीटीआई की अपनी नालायकियाँ हैं कि वो मरहलावार शिकस्त खाने की आदी बन गई है। हर जगह वो ऐसा काम करती है जहाँ से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ता है। यही बात NA-75 में अगर वो 20 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट चोरी न करते, अगवा न करते, रिज़ल्ट तब्दील न किया जाता तो इलेक्शन कमीशन पूरे हल्के का इंतखाब दोबारा कराने का हुक्म न देता। और अब वो पीटीआई रोना रो रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं, अवाम के मैंडेट का कम अज़ कम एहतराम करें। और मैं ये समझता हूँ सेनेट जो बनेगी उसमें मामूली नौयत की अक्सरियत हासिल हो जाएगी पीटीआई को, लेकिन पीटीआई को इतनी अक्सरियत हासिल नहीं हो जाएगी कि वो वहाँ तमाम इक़दामात, तमाम फ़ैसले, तमाम कवानीन बिलडोज़ करती फिरे। बहरहाल आखिर में मैं एक बार फिर मिडिल क्लास के दानिश्वर इरफान हक सिद्दीकी, जिन्हें मैं उस्ताद मोहतरम भी कहता हूँ, इरफान सिद्दीकी को मुबारकबाद देते हैं कि वो पार्लियामेंट में पहुँचने में कामयाब हो गए। लेकिन इस बात का तो मुझे सदमा रहेगा कि राजा मोहम्मद ज़फ़र को साजिश के तहत टिकट ना देने वालों को एक दिन जवाब देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल को भी जवाब देना पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के सामने भी जवाब देना पड़ेगा और अगले जहान अल्लाह ताला को भी जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया।